नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। जनहित में आपका स्वागत है और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं रिश्वत की खोट, भ्रष्टाचार पर चोट। अब जो राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो है, तो हमारी खास पेशकश जनहित में आज हम बात कर रहे हैं रिश्वत की खोट, भ्रष्टाचार पर चोट। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है। इसके बाद भी अधिकारियों पर इसका असर होता नहीं दिखाई दे रहा है। ताजा मामला मिर्जापुर जिले के पुलिस विभाग का है, जहां पर गुरुवार को एक थाना प्रभारी के द्वारा पीड़ित से 50,000 की रिश्वत की मांग की गई, जिसको लेकर पीड़ित ने एंटी करप्शन टीम मिर्जापुर मंडल इकाई की शरण ली। एंटी करप्शन की टीम ने थाना प्रभारी को पहली किस्त 30,000 रुपए लेते रंगे हाथों वर्दी में गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराने के लिए 30,000 रुपए घूस लेते हुए चील थाना अध्यक्ष शिवशंकर सिंह को एंटी करप्शन टीम ने गिरफ्तार कर लिया। थाना अध्यक्ष ने विरोध किया तो धक्का देकर उसे गाड़ी में बैठाया गया। इसके बाद एंटी करप्शन की टीम आरोपी को लेकर शहर कोतवाली पहुंची और वहां पर मुकदमा दर्ज कराया गया। चील थाना क्षेत्र में युवती का एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवती का मामा 10 दिन पहले युवक पर भांजी का शारीरिक शोषण करने पर आरोप लगाते हुए दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराने के लिए थाने पहुंचा था। आरोप है कि चील थाना अध्यक्ष शिवशंकर ने मुकदमा दर्ज करने के लिए 50,000 रुपए की मांग की। इस पर युवती के मामा ने 25 फरवरी को एंटी करप्शन थाने में शिकायत दर्ज कराई। एंटी करप्शन की टीम ने मामले की जांच करने के बाद चील थाना अध्यक्ष को रंगे हाथों पकड़ने की योजना बनाई। एंटी करप्शन की टीम ने युवती के मामा को नोट पर पाउडर लगाकर उसको थाने भेजा। दोपहर बाद वह थाना अध्यक्ष के कमरे में पहुंचा और 30,000 रुपए देकर बाहर निकल आया। इसी बीच एंटी करप्शन टीम के सदस्य थाना अध्यक्ष के कमरे में पहुंच गए और उसकी जेब से 30,000 रुपए कि केमिकल लगे नोट बरामद कर उसे गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि जिले में एक हफ्ते के अंदर थाना अध्यक्ष समेत 3 पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई हो चुकी है। इनमें 2 को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। जिगना क्षेत्र के गोगांव निवासी प्रमोद सिंह ने शिकायत की थी कि खनन में दर्ज मुकदमे में फंसाने के नाम पर पुलिस रिश्वत मांग रही है। उनकी शिकायत पर 22 फरवरी को जिगना थाने के उप निरीक्षक शकील अहमद को एंटी करप्शन की टीम ने 5,000 रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ा था। दूसरे मामले में जिगना थाने के ही उप निरीक्षक सुरेंद्र कुमार का वीडियो वायरल होने पर कार्रवाई की गई। गांव निवासी प्रमोद कुमार सिंह को संगीन धाराओं से बचाने के लिए उप निरीक्षक ने 1 लाख रुपए की मांग की थी। प्रमोद के पिता सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी मानिक बहादुर सिंह से पैसे मांगने और पुलिस विभाग के अधिकारियों को अपशब्द बोलने का वीडियो वायरल होने पर एसएसपी ने बुधवार को उप निरीक्षक को निलंबित कर दिया था। एक ही थाने के 2 उप निरीक्षकों पर कार्रवाई के बाद पुलिस में सुधार नहीं आया। बृहस्पतिवार को एंटी करप्शन की टीम ने चील थाना अध्यक्ष को 30,000 रुपए लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। वहीं दूसरी खबर बाराबंकी से सामने आई है, जहां एंटी करप्शन टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कोतवाली हैदरगढ़ क्षेत्र के पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय के अंतर्गत कार्यरत उप निरीक्षक अशोक कुमार पांडे और चौकीदार राजकुमार को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी सीईओ कार्यालय में 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तारी की गई, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार दारोगा चौकीदार ने सहावर गांव के निवासी रविचंद्र तिवारी से एक मुकदमे में नाम हटवाने के लिए रिश्वत मांगी थी। इसके बाद एंटी करप्शन टीम ने छानबीन की और रंगे हाथों दोनों को रिश्वत लेते पकड़ लिया। दोनों को गिरफ्तार कर एंटी करप्शन टीम थाने लेकर पहुंची और वहां तहरीर देकर उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया गया। इस घटना ने पुलिस महकमे में हलचल मचा दी है और इस मामले को लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है। ये कार्रवाई पुलिस विभाग की ओर से एक कड़े संदेश के रूप में सामने आई है, जिसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाने की बात कही जा रही है। समय समय पर योगी आदित्यनाथ के द्वारा, डीजीपी के द्वारा कहा जाता है कि पुलिस महकमे में सुधार की जरूरत है, भ्रष्टाचार पर चोट की भी बात कही जाती है, लेकिन इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं खाकी पर सवाल खड़े करती हैं। अभी कुछ दिन पहले ही विधानसभा में माता प्रसाद पांडे, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री से साफ तौर पर इसकी मांग की थी कि तहसीलों में, थानों में किस तरीके से भ्रष्टाचार व्याप्त है,
शिकायत के बिना पैसों के शिकायत दर्ज नहीं की जाती है। पहले हम वो सुनाते हैं माता प्रसाद पांडे क्या कुछ कहते नजर आए, और दूसरी तस्वीर में, 2 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। एक तस्वीर में आप चील थानाध्यक्ष को जो एंटी करप्शन टीम ले जाते दिखाई दे रही है, और दूसरी तस्वीर में विधानसभा में माता प्रसाद पांडे सरकार से सवाल कर रहे हैं। सुनाते हैं पहले आपको। अब जो राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो है वो तो 22 के बाद देता नहीं है, 2 साल के बाद देता है। आपके पास अपनी सरकार है, डीजी से मंगा लेते हैं, होम सेक्रेटरी से मंगा लेते हैं, हम लोगों को नहीं मिल पाता है। लेकिन एक चीज़ हम कहेंगे कि वहाँ घटना घटित होने के बाद थानों में प्राथमिक लिखाना कठिन कार्य है। अगर एफआईआर लिख भी गई तो उसकी जांच कार्यवाही निष्पक्ष होना बड़ा मुश्किल है। तहसील और कार्यालय में भ्रष्टाचार भरा है। ये आंकड़ा है, मैं पढ़ूं तो क्या फायदा। 3/8/2024 से 2024 से 19/2/25 तक खाली लखनऊ का है, केवल लखनऊ का। आपके जिले का मुख्यमंत्री जी मैं लिया हूँ, नहीं पढ़ूंगा, वो तो दूसरी बार पढ़ा जाएगा। जब आप रहे हैं, कहाँ जगह में लूट हुई है, कहाँ गोली मारी गई है, मैं सब मंगा लिया हूँ, लेकिन मैं उसको उचित नहीं समझता यहाँ पढ़ना। ये 3/8/24 से 19/2/25 तक लखनऊ में जो घटनाएं हुई हैं, बलात्कार की 177, छेड़छाड़ की 122, हत्याएं 167, डकैती, लूटपाट, अपहरण, मारपीट, ठगी, चोरी 427, साइबर क्राइम 23, केवल 3/8/24 से 19/2/25 के बीच में खाली लखनऊ जिले में 916 घटनाएं हुई हैं। जबकि आपका मुख्यालय है, सारे बड़े प्रशासनिक अधिकारी, सारे बड़े अफसर यहीं रहते हैं, और सबसे ज़्यादा पुलिस फोर्स इसी जिले में लगी होगी। ये घटनाएं आपकी बढ़ी हैं। तो मिर्जापुर में लगातार 3 घटनाएं ऐसी सामने आई जिसमें जहां पर खाकी पर दाग लगा, और 2 घटनाओं में सीधे तौर पर एंटी करप्शन टीम ने एक में थानाध्यक्ष को, दूसरे में उप निरीक्षक को एंटी करप्शन टीम ने धर दबोचा। वहीं बाराबंकी में कल ये खबर जो सामने आई जिसमें पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय के, हैदरगढ़ कोतवाली क्षेत्र के पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय में कार्यरत उप निरीक्षक और जो वहां पर चौकीदार थे, उनको भी एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। तो मिर्जापुर बाराबंकी की ये जो घटनाएं हैं, ये महज वानगी भर हैं। प्रदेश के तमाम जिलों में, तमाम थाना क्षेत्रों में ऐसी ही कमोबेश तस्वीरें सामने आती हैं जहां पर बिना रिश्वत के एफआईआर दर्ज नहीं होती है, कहीं अगर दर्ज भी होती है तो उसमें समुचित कार्रवाई नहीं होती, धारा घटाने बढ़ाने के नाम पर रिश्वत ली जाती है, कहीं नाम निकालने के एवज में मोटी रकम ली जाती है। तो इस तरीके की घटनाएं न सिर्फ पुलिसकर्मियों पर दाग लगाती हैं, बहुत सारे अच्छे पुलिसकर्मी भी हैं जो जनता की सेवा करते हैं और अपनी जो वर्दी को पाक साफ रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे कर्मचारी, ऐसे अधिकारी पूरे विभाग पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं और पूरे विभाग पर उंगली उठने लगती है, ऐसा काम करते हैं। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ कई विशेष मेहमान भी जुड़ने वाले हैं। जयप्रकाश जी पूर्व आईपीएस हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। सर, आपका चर्चा में बहुत स्वागत है। राहुल त्रिपाठी जी, राहुल त्रिपाठी हमारे संवाददाता बाराबंकी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, सबसे पहले आपके पास आएंगे। राहुल, मिर्जापुर की घटना का हमने जिक्र किया, बाराबंकी में कोतवाली हैदरगढ़ क्षेत्र के पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय के अंतर्गत उप निरीक्षक जो यहाँ पर कार्यरत थे और उप निरीक्षक के साथ ही अशोक कुमार पांडे जो उप निरीक्षक हैं, चौकीदार राजकुमार को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। किस तरीके से, किस मामले में रिश्वत ले रहे थे, क्या है पूरा मामला और गिरफ्तारी कैसे हुई इनकी? देखिए मनोज, इनकी गिरफ्तारी के लिए क्योंकि वो पीड़ित परिवार एक मामले में उनका नाम दर्ज कर रखा था। जैसे कि ज्यादातर आपने देखा होगा कि ऐसा किया जाता है कि एक व्यक्ति को नामजद किया, 4 अज्ञात कर दिया, उस 4 अज्ञात में किन्हीं 4 को एंट्री करा देते हैं, उसके बाद उनका नाम निकालने के लिए पैसा ले लेते हैं। ज्यादातर ये मामला देखने में आता है। इसी तरह का एक मामला था जिसमें उनका नाम मुकदमे से निकालने के एवज में 30,000 रुपए की रिश्वत की डिमांड की गई थी और वो पीड़ित ने एंटी करप्शन टीम को इसकी जानकारी दे दिया था। उसके बाद ये ट्रैप बनाया गया कि कैसे उन तक ये चीजें सामने आ सके।
क्योंकि इसमें आपने देखा कि चौकीदार को भी गिरफ्तार किया गया है। तो चौकीदार की जो भूमिका है वो ये है कि खुलेआम जब रिश्वत चलती है तो अपने अंडर में कुछ ऐसे भ्रष्ट लोग जो हैं वो अपने अंडर में किसी ना किसी व्यक्ति को जोड़ लेते हैं ताकि किसी तरह से उनका बचाव हो सके। लेकिन इस बार चूंकि एंटी करप्शन की टीम पूरी तरह से घात लगाई थी, उन्होंने जैसे ही रिश्वत लिया उनको रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया था। अगर राहुल, अगर बात की जाए बाराबंकी में इससे पहले भी कई घटनाएं सामने आई हैं और ये घटना न सिर्फ पुलिस विभाग पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है, बाराबंकी का जो पुलिस महकमा है वो निश्चित रूप से ऐसी घटनाओं से कलंकित होगा क्योंकि बहुत सारे अच्छे पुलिसकर्मी हैं विभाग में, अच्छे अधिकारी हैं। ऐसी घटनाओं से तमाम पुलिसकर्मियों पर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। राहुल, देखिए, नो डाउट पुलिसकर्मी, ज्यादा से ज्यादा पुलिसकर्मी, मैं बिल्कुल ये कहना चाहूंगा कि अपनी ड्यूटी को पूरी ईमानदारी से करते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह का भ्रष्टाचार में लिप्त है। अभी जैसे कि 2 दिन पूर्व एक गिरफ्तारी हुई एंटी करप्शन की टीम ने, तो वहां पूरे एक लेखपाल को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। इससे उसके कुछ महीने पहले एक लेखपाल को और गिरफ्तार किया गया था फतेहपुर से। तो इस तरह से एंटी करप्शन की कार्रवाई होने से कहीं ना कहीं दबाव जरूर आता है, लेकिन देखा जाए तो जिस तरह से साइबर क्राइम से लोगों को अलर्ट रहने के लिए, जागरूक करने के लिए जगह जगह प्रयास किए जा रहे हैं, सरकार कहीं कॉलर टोन के जरिए से, कहीं एडवर्टीजमेंट के जरिए से प्रयास कर रही है, उसी तरह से एंटी करप्शन के बारे में जानकारी और इसमें कैसे जागरूक रहे और कैसे इस तरह की रिश्वतखोरी का उजागर करें, इसके लिए भी लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता कहीं ना कहीं आज के दौर में मौजूद है। क्योंकि देखा यह जाता है कि जो लोग समझदार हैं, जिनको इस चीज की जानकारी है, वो तो एंटी करप्शन से संपर्क कर लिया और रिश्वत देते समय उन्होंने इसका खुलासा करा लिया। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग पड़े हैं जिनको इसकी जानकारी तक नहीं हो पाती है। तो कहीं ना कहीं इसकी आवश्यकता महसूस होती है कि लोगों को इस तरह से जागरूक किया जाए ताकि भ्रष्टाचार पर बड़े स्तर पर लगाम कसी जा सके। ठीक है राहुल, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आशुतोष त्रिपाठी मिर्जापुर से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। आशुतोष, आपके पास आते हैं। आशुतोष, मिर्जापुर में लगातार 2 घटनाएं ऐसी आई, घटनाएं तो 3 है जिसमें 2 में गिरफ्तारी हुई। एंटी करप्शन टीम ने कार्रवाई की है, एक उप निरीक्षक पर कार्रवाई की है, चील थाना अध्यक्ष को उनके कार्यालय से, थाने से एंटी करप्शन टीम उठा के ले जाती है, 30,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ती है। मिर्जापुर पुलिस पर ऐसी घटनाएं काला दाग बनकर सामने आती हैं। आशुतोष जी, हम आपको बता दें कि ये जो एसएचओ चिल की जो गिरफ्तारी हुई है, एंटी करप्शन टीम ने जो उनकी गिरफ्तारी की है, कहीं ना कहीं जो है मिर्जापुर की जो पुलिस थी जो अपने आप को बेदाग कर रही थी, अब इसमें बेदाग कहने में भी उसको शर्म आ रही है। हम आपको बता दें कि 1 हफ्ते के अंदर जो 3 लगातार घटनाएं हुई है, जिसमें 2 एक उप निरीक्षक और एक एसएचओ को गिरफ्तारी हुई है। इसके साथ यहाँ के जितने भी आला अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, वो इन सब मामलों पे चुप्पी साधे हुए हैं। कोई बड़ा अधिकारी हो, चाहे सीओ स्तर का हो, चाहे एडिशनल एसपी स्तर का हो, चाहे डीआईजी स्तर का हो, चाहे एसपी स्तर का हो, जितने भी बड़े अधिकारी हैं, जितने भी संबंधित बड़े अधिकारी हैं, सब इसमें इस बात को बोलने से कतरा रहे हैं, मीडिया के सामने जवाब नहीं दे पा रहे हैं। उनके महाकर्मे में खलबली मच गई है। तो इसके साथ जब एंटी करप्शन टीम ने 1 हफ्ते के अंदर 3 बड़ी कार्रवाई की, उसके बाद पुलिस अधीक्षक का जो माथा थनका, उन्होंने तुरंत जो है जिगना के जो एसएचओ थे उनको लाइन हाजिर किया। उसके साथ साथ सुनने में ये भी आ रहा है कि वो थाने पर तैनात जितने भी पुलिस हैं, दीवान हैं, उप निरीक्षक हैं, एसआई स्तर के जो पुलिस हैं, सभी का जो महकमे में चेंज करने के लिए लेके बात चल रही है, जो कई सालों से जमे हुए हैं। जो आज ये कर रहे हैं, अगर ये बहुत पहले हमेशा बराबर करें तो आज ऐसी घटनाएं नहीं होती। रेप पीड़िता से पैसे मुकदमा लिखने के लिए एसएचओ द्वारा पैसे मांगे जाते हैं और रेप पीड़िता आशुतोष जो चील थाना अध्यक्ष थे, जिनको एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों पकड़ा है, इससे पहले भी कई मामलों में लोगों की शिकायतें सामने आई, लेकिन कहीं ना कहीं लगातार ऐसी घटनाएं हो रही थी और एसएचओ साहब एंटी करप्शन टीम के हत्थे चढ़ गए। इससे पहले भी लगातार उनकी शिकायतें मिल रही थी, तमाम पीड़ित लोग शिकायत कर रहे थे कि बिना पैसे लिए वो शिकायत दर्ज नहीं कर रहे हैं, रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रहे हैं। जी हम आपको बता दें कि इस मामले से पहले ये जहाँ भी रहे हैं, और अब चिल थाने की अगर बात करें तो ये कई मामले ऐसे आए हैं कि कई पीड़ित लोग बयान देते थे कि बिना पैसे लिए जो है मुकदमा नहीं लिखते थे। और उसके साथ साथ अगर कोई पीड़ित व्यक्ति अगर पैसा नहीं देता था
और जो दबंग व्यक्ति होता था, अगर वो पैसा दे देता था एसएचओ साहब को, तो दबंग व्यक्ति के पक्ष में जो है वो पीड़ित व्यक्ति को फंसा देते थे, पीड़ित व्यक्ति के ऊपर भी मुकदमा लिख देते थे। मतलब पैसा लेके जो है, जिनके जो पीड़ित व्यक्ति होता था, पैसा ले दबंग व्यक्ति का पैसा उनको दे देता था, तो डायरेक्ट वो पीड़ित व्यक्ति के ऊपर मुकदमा लिख देते थे। मतलब वो जो है कानून के वश में ना होके वो पैसे के वश में काम करते थे। जी ठीक है आशुतोष साहब, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ आदरणीय जयप्रकाश जी जुड़े हुए हैं, पूर्व आईपीएस हैं। जयप्रकाश सर, आपके पास आते हैं। आप पुलिस सेवा में बड़े ओहदे पे सर आप रहे हैं और बड़ा लंबा समय आपने दिया है इस सेवा को। ऐसी घटनाएं सर जब सामने आती है, मिर्जापुर में एक उप निरीक्षक, एक एसएचओ को थाने से एंटी करप्शन टीम उठाती है, एसआई को भी एंटी करप्शन टीम उठाती है, रिश्वत लेते 50,000 रुपए सिर्फ एफआईआर दर्ज करने के एवज में 50,000 एसएचओ साहब मांग रहे थे। उसकी पहली किस्त 30,000 रुपए देने मांग कर रहे थे। पीड़ित ने एंटी करप्शन टीम से संपर्क किया और आखिरकार एसएचओ साहब को एंटी करप्शन टीम ने धर लिया। लगातार ऐसी सर घटनाएं होती हैं और तमाम जिलों से ऐसी घटनाएं सामने आती हैं सर। जो व्यक्ति जागरूक होता है, उसको थोड़ी बहुत जानकारी होती है, वो कहीं ना कहीं ऐसे भ्रष्टाचारी जो कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनकी शिकायत करते हैं, उनको जानकारी होती है। लेकिन अधिकांश मामलों में सर लोगों को जानकारी नहीं होती है, जागरूक नहीं होते हैं, या डर की वजह से शिकायत नहीं कर पाते हैं और मामले उजागर ही नहीं हो पाते हैं। सर क्या कहेंगे? मिर्जापुर और बाराबंकी की ये दो घटनाएं सामने आई हैं, जहां एंटी करप्शन टीम ने 2 एसआई और बाराबंकी में कल एसआई की गिरफ्तारी की है। देखिए मानस जी, ये पुलिस डिपार्टमेंट के लिए बड़े शर्म की बात है और पुलिस विभाग का भी मनोबल गिराने वाली बात है। रिश्वतखोरी जो ने पुलिस डिपार्टमेंट की गरिमा को एकदम तार-तार कर दिया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पुलिस का काम एकदम आईने के सामने काम करने जैसा है। हम हमेशा समाज की आंखों के सामने होते हैं और पुलिस जिस मामले में भी कार्रवाई करती है उसमें हमेशा 2 पक्ष रहता है, एक पीड़ित रहता है और दूसरा जिसके खिलाफ मुकदमा लिखा रहता है। कई बार ऐसा होता है कि जिसके खिलाफ मुकदमा लिखा रहता है, झूठा मुकदमा है, तो वो भी पीड़ित रहता है। ऐसे में पुलिस के व्यवहार और उसकी कार्यप्रणाली पर सबकी नजर बहुत पैनी रहती है। तो जो आदमी पीड़ित है वो कितना पुलिस से कनेक्ट रहता है, ऐसे में पुलिस उसका शोषण करने लगती है तो उसका 2 तरफा शोषण शुरू हो जाता है। तो ऐसा आदमी निश्चित रूप से वो दूसरी एजेंसियों से संपर्क करेगा और पुलिस के कंडक्ट पर जो कार्रवाई के लिए अधिकृत एजेंसियां हैं, चाहे वो विजिलेंस है, चाहे एंटी करप्शन है, वो उन पर कार्रवाई करती हैं। जैसा कि सरकार की व्यवस्था है कि सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ये सारी एजेंसियां पुलिस की ही हैं, पुलिस कार्रवाई करती है। लेकिन यदि हम सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो एक बहुत बड़ा ये दाग है कि अब पीड़ित आदमी किसके पास जाएगा? जिसके पास जाना है वो भी एक दरिंदा बन जाता है और बिना पैसा लिए उस कार्रवाई नहीं करता है। तो ये एक बड़े ट्रस्ट के साथ खिलवाड़ है। एक तरह से आप देखिए कि पुलिस जनता के विश्वास को उसके पास गिरवी रहती है जी। और यदि उसकी विश्वास को बनाए रखने में असफल रहता है तो ये पुलिस के लिए बड़े शर्म की बात है। वो निश्चित रूप से जनता के विश्वास को खो देता है। मानस बिल्कुल बिल्कुल सर, सही कहा आपने कि पुलिस विभाग का मनोबल गिराने वाले लोग होते हैं, ऐसे लोग गरिमा गिराने वाले लोग हैं। क्योंकि ऐसे 1-2 लोग होते हैं, बहुत ज्यादा लोग नहीं होते हैं। क्योंकि अगर सभी लोग इस तरीके के हो जाएंगे तो जो खाकी की गरिमा है वो कहां बचेगी? क्योंकि बहुत अच्छे अधिकारी कर्मचारी भी हैं, तभी जो है पुलिस का इकबाल हमेशा बुलंद रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं खाकी पर जरूर दाग लगाती है। हमारे साथ श्वेता दुबे जी जुड़ी हुए हैं। श्वेता दुबे जी, चर्चा में आपका भी स्वागत है। श्वेता दुबे जी, मिर्जापुर में एक एएसआई, एक थाना अध्यक्ष को एंटी करप्शन टीम ने थाने से उठाया और रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। बाराबंकी से भी ऐसी तस्वीरें कल सामने आई हैं। लगातार एंटी करप्शन टीम ऐसे रिश्वतखोरों को गिरफ्तार कर रही है। आपसे हमारा सवाल है कि क्या सरकार सख्त हुई है?
जो एजेंसियां हैं वो सख्त हुई हैं, कार्रवाई अब होने लगी है, या लोग जागरूक हुए हैं, लोगों को जिन लोगों को जानकारी होने लगी है वो अब एंटी करप्शन टीम या अन्य जो एजेंसियां उनका सहारा लेने लगे हैं, जिससे अब ये कार्रवाइयां दिखाई देने लगी हैं? जी, अब सख्त नहीं हुई है, सरकार शुरू से ही सख्त है, लेकिन देखिए जिनसे इस तरह के, और सबसे बड़ी बात है ना, पूरे पुलिस महकमे पर उंगली उठाई जा सकती है ना, मतलब किसी भी चीज के लिए सर्वमान्य सबको नहीं माना जा सकता है। समाज हर तरह के लोगों से है, इसी तरह पुलिस विभाग में भी हर तरह के लोग हैं। तो सबसे बड़ी बात यह होती है कि जो पीड़ित होते हैं, जो अगर वो थोड़ी सी हिम्मत करते हैं और सरकार के बनाए हुए जो इस तरह के जो उनसे रिश्वत मांगते हैं, इस तरह के लोगों की शिकायत करते हैं, तो सरकार को भी कदम उठाने का मौका मिलता है, और वो फिर इस तरह की जो बुराइयां व्याप्त हैं, जो पीड़ित तो पहले से ही पीड़ित है, और फिर जब वो न्याय मांगने जा रहा है, जब वो कानून के पास जा रहा है, तो उसको और पीड़ित होना पड़ रहा है। तो उसके लिए समाज को भी इस तरह की घटनाएं जो होती हैं वो समाज में एक जागरण का कार्य करती हैं, और पुलिस विभाग में जो कुछ कतिपय लोगों के कारण जो एक धब्बा लगता है, जो प्रश्न चिन्ह लगता है, उसको भी ये इस तरह के जो कार्य होते हैं जो उसको भी हटाने का कार्य करते हैं, और पुलिस की जो एक निष्पक्षता, विश्वसनीयता को भी जनता के बीच और सुदृढ़ करते हैं। तो इस तरह के कार्य होते रहने चाहिए, और हम सब जो जनता है, अगर हमारे संग कहीं कुछ गलत हमसे मांगा जा रहा है या ऐसा कुछ किया जा रहा है, तो हमें बजाय कि उसको देके अपना काम करवाने के, हमें इस चीज का विरोध करना चाहिए। आज एक करेगा, कल दो करेंगे, और फिर धीरे धीरे इस तरह की बुराई को पूर्ण रूप से भले ना खत्म हो पाए, लेकिन कम हो जाएगी, और समाज हमारा इन बुराइयों से दूर होगा। तो ऐसा कदम होते रहना चाहिए। शासन हमेशा साथ है, हमारी सरकार हमेशा जनता के साथ है, पीड़ित के साथ है। लेकिन जिस तरीके से ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, बहुत सारे लोग जो होते हैं, और इस बीच बड़ी खबर हम अपने मेहमानों से कहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। एक बड़ी खबर से अपने दर्शकों को रूबरू कराते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर चमोली से सामने आ रही है। देहरादून चमोली से बड़ी खबर सामने आ रही है, हादसे से जुड़ी है बड़ी खबर। सेना ने 4 मजदूरों की मौत की पुष्टि की है। कल एवलांच की वजह से जो बड़ी घटना सामने आई थी, माड़ा घाटी में सर्च अभियान अभी भी जारी है। चमोली हादसे में 4 मजदूरों की मौत की पुष्टि हुई है। तो 57 मजदूर कल एवलांच आने की वजह से बर्फ में दबे हुए थे। लगातार रेस्क्यू किया जा रहा था, लेकिन रेस्क्यू में कहीं ना कहीं मौसम बाधा बनकर सामने आ रहा था। 35 घंटे से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था, और अब सेना ने पुष्टि की है 4 लोग जो है वो, इसमें 4 लोगों की मौत हुई है। सेना, एनडीआरएफ की टीम लगातार, एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू कर रही थी। अब तक 50 मजदूरों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। तो चमोली हादसे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले के माड़ा गांव में हुए ग्लेशियर हिमस्खलन में फंसे हुए लोगों का बचाव अभियान भारतीय सेना की आईबेक्स ब्रिगेड टीम के द्वारा लगातार जारी है। सड़कें अवरुद्ध होने के कारण कुल 6 हेलीकॉप्टर को लोगों की निकासी के लिए तैनात किया गया है। इसमें भारतीय सेना के 3 चीता हेलीकॉप्टर हैं, भारतीय वायुसेना के 2 चीता हेलीकॉप्टर हैं, और भारतीय सेना के द्वारा किराए पर लिया गया एक सिविल हेलीकॉप्टर शामिल है। अब तक की प्राप्त हुई सूचना के अनुसार 50 व्यक्तियों को बचाया जा चुका है। दुर्भाग्य से 4 घायल व्यक्तियों की मौत की पुष्टि की गई है। बचाव दल के द्वारा घायलों को निकालने में प्राथमिकता दी जा रही है, तथा भारतीय सेना बाकी 5 लापता व्यक्तियों को बचाने के लिए लगातार तलाशी अभियान चला रही है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद सेनगुप्ता, सेंट्रल कमांड के आर्मी कमांडर, तथा यूबी एरिया के जीओसी दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर खुद इस बचाव अभियान की निगरानी कर रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी हमारे साथ देहरादून से जुड़ चुके हैं। राजेश वर्मा जी, कल एवलांच आने से 57 मजदूर जो वहां पर एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे वो बर्फ में दब गए थे। लगातार सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के द्वारा रेस्क्यू चलाया जा रहा था। रेस्क्यू अभियान में 50 मजदूरों को अब तक सकुशल निकाला जा चुका है, और 4 मजदूरों की मौत की खबर सामने आ रही है। बाकी अभी रेस्क्यू ऑपरेशन क्या जारी है, क्या कुछ अहम अपडेट है? बिल्कुल मनोज, देखिए हम अपडेट दे दें कि 55 लोग जो है श्रमिक वहाँ पर थे। निर्माण कार्य यानी निर्माण चल रहा था, तो हैवी एवलांच आने की वजह से जो है ये दुर्घटना हुई, और जिसमें
कल से और अब तक की बात करें तो 35 घंटे से ज्यादा हो चुका है, और जिसमें 50 श्रमिकों को जो है वो निकाल लिया गया है। और जो जोशीमठ में जो बेस कैंप है यानी कि आर्मी का, वहां पर उनका उपचार हो रहा है, और कुछ लोगों को जो है ऋषिकेश एम्स भी लाया गया है। लेकिन अभी तक देखिए कोई कैजुअलिटी की खबर नहीं आई थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक ये दुखद खबर जो है इस अभियान के दौरान जो है वो आई है, जो पुष्टि की है लेफ्टिनेंट कर्नल मनीष श्रीवास्तव, जो पीआरओ है सेना के। उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि 4 जो श्रमिक हैं उनकी इलाज के दौरान जो है वो मौत हो गई है। तो ये दुखद घटना है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी कामयाबी इस बात को लेकर के भी कहा जा सकता है कि 50 लोगों को जिस तरीके से सेना ने रेस्क्यू किया है, वो मतलब उसमें काबिले तारीफ है। और क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि 35 घंटे से ज्यादा हो गया और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी तीव्र गति से जारी है, क्योंकि 5 लोग अभी भी उस बर्फ में दबे हैं, और उनको सर्च करने का अभियान जो है वो लगातार युद्ध स्तर पर जारी है। देखिए एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो या सेना की जो टुकड़ियां हैं, और साथ ही वायु सेना के जो विमान है यानी कि हेलीकॉप्टर्स हैं, वो इस समय युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। 6 हेलीकॉप्टर जो है वो इस पूरे ऑपरेशन में लगाए गए हैं। इसके अलावा जो सेना है वो सर्च अभियान कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि जरूर मिली है। लेकिन 4 लोगों की मौत से कहीं ना कहीं एक गंभीर विषय बनता हुआ नजर आता है, क्योंकि देखिए इस तरीके की घटनाएं प्रदेश के अंदर कई बार देखी गई है, लेकिन इस बार की जो अचानक ये अवलांच आया है, इस तरीके की घटना हुई है क्योंकि मौसम ने पहले से ही अलर्ट किया हुआ था। और अभी देखिए इस मौसम ने आज पूरा साथ दिया है, जो 50 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। अगर आज भी मौसम बेमान होता या मौसम जो है खराब होता, तो कहीं ना कहीं जो 50 लोगों का रेस्क्यू आज हेलीकॉप्टर द्वारा या सेना द्वारा किया गया है, तो शायद ही इनमें से गिनती आधी हो सकती थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि 50 लोगों को निकाल लिया गया, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण इलाज के दौरान 4 श्रमिकों यानी कि 4 मजदूरों की जो है वो मौत की पुष्टि हो चुकी है। जी हाँ, तो निश्चित रूप से राजेश वर्मा, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। तो चमोली हादसे में 4 मजदूरों की मौत हुई है और 50 जो मजदूर हैं अब तक सकुशल निकाल लिए जा चुके हैं। 5 मजदूर अभी भी फंसे होने की संभावना जताई जा रही है। रेस्क्यू अभियान अभी भी लगातार जारी है। तो हमारी खास पेशकश रिश्वत की खोट भ्रष्टाचार पर चोट में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, ब्रेक के बाद लौटते हैं, फिर चर्चा जारी रहेगी। अब जो राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो है, तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं रिश्वत की चोट भ्रष्टाचार पर, रिश्वत की खोट भ्रष्टाचार पर चोट। और सीधे चर्चा पे आते हैं। हमारे साथ श्वेता दुबे जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, राहुल त्रिपाठी जी हमारे संवाददाता बाराबंकी से जुड़े हुए हैं, जयप्रकाश जी पूर्व आईपीएस हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही आशुतोष त्रिपाठी मिर्जापुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, एक बार फिर से हम आपके पास आएंगे। राहुल, बाराबंकी में जो ये घटना सामने आई है, जो पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय में एसआई महोदय जिनको एंटी करप्शन टीम ने उठाया है, इसके अलावा एक चौकीदार जो शामिल था उसको भी एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस महकमे की तरफ से, आला अधिकारियों की तरफ से कुछ जानकारी अब तक दी गई है, कोई अधिकारी इस पर बोलने को तैयार है? ये इस तरह के मामलों पर आप भी जान रहे हैं कि ज्यादातर अधिकारी बोलने से कतराते रहते हैं। वैसे भी ज्यादातर मामलों में जहां पर उनकी बात फंसी होती है, वहां वो मीडिया के सामने आने से गुरेज करते हैं। और अभी हाल ही में एक और मामला ऐसा पेचीदा उठा है बाराबंकी में, जिसकी वजह से पुलिस महकमे पर और सवाल उठ रहे हैं। एक तो ये गिरफ्तारी होना तो हो गया एंटी करप्शन के द्वारा। 2 दिन पूर्व एक सब इंस्पेक्टर जो कि अब इंस्पेक्टर हो गए थे पदोन्नति पा करके, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है कि उनका डकैती का मुकदमा उनके ऊपर 99 में दर्ज था, और उसकी बात को छुपा दिया उन्होंने अपने प्रमोशन में। और उसके बाद उन्होंने इंस्पेक्टर रैंक हासिल कर ली और बाकायदा एक सेल के प्रभारी भी बनाए गए थे। बाद में इस मामले का जब खुलासा हुआ तो मुख्यालय से पत्र आने के बाद पुलिस अधीक्षक द्वारा ये कार्रवाई की गई है। तो स्थिति ये हो चुकी है कि जो खुल जा रहा है वो सामने आ रहा है, और बाकी लोग जो कर पा रहे हैं वो उसको लगातार जारी कर रखते हैं। अगर कार्रवाई के आंकड़े आप देखिए
तो कहीं एक मिर्जापुर में कार्रवाई आपको दिख गई, एक बाराबंकी में कार्रवाई दिख गई, या कभी कभार छुटपुट और कार्रवाई देखने को मिल जाती हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश से भ्रष्टाचार जीरो हो चुका है, या फिर कार्रवाई हर जगह पहुंच नहीं पा रही? ये भी एक बड़ा विषय हो चुका है। जैसा कि अभी बता रहे थे कि जागरूकता की बहुत आवश्यकता है। कई लोग भय के कारण नहीं कर पाते हैं और कई लोग जानकारी के अभाव के कारण नहीं कर पाते हैं। अगर इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए तो कहीं ना कहीं इसमें बदलाव जरूर आएगा। ठीक है। और दूसरी चीज, जैसे अभी सरकार ने कहा था कि अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए आप आंकड़े चेक करा लीजिए, उसमें ज्यादातर लोगों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया। आम आदमी अपने खाते में अगर 50,000 रुपया भी जमा करता है तो उसकी जानकारी विभाग तक पहुंच जाती है। 2 लाख रुपए से ऊपर वो रख नहीं सकता है। तो कैसे इनके खाते में इतने बड़े लेवल का ट्रांजैक्शन हो रहा है? इनके परिवार में जो पत्नी हाउसवाइफ है उसके बाद भी उनके खाते में बड़ी संख्या में रकम मौजूद है। तो ये भी एक जांच का विषय है। ये भी भ्रष्टाचार की पोल खोलने के लिए कहीं ना कहीं सरकार के लिए मील का पत्थर साबित होगी। ठीक है राहुल, आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आशुतोष, आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। श्वेता दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्वेता दुबे जी, आपने जैसा कि अभी कहा कि कहीं ना कहीं सरकार लगातार चौकन्ना है और लगातार रिश्वतखोरों पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन एक दो ये घटनाएं जो सामने आ रही हैं, निश्चित रूप से इसके लिए तारीफ होनी चाहिए। ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं क्योंकि रिश्वतखोरी पर अगर चोट नहीं होगी तो रिश्वतखोरों के जो हौसले हैं वो बुलंद होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं सख्ती की और जरूरत है, क्योंकि हर जिले से कमोबेश ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। लोग जागरूक भी नहीं है, लोगों को जानकारी नहीं होती है। जो थोड़े बहुत लोग जागरूक है, हिम्मत जुटा लेते हैं, वो तो एंटी करप्शन या अन्य एजेंसियों का सहयोग ले लेते हैं और ऐसे भ्रष्टाचारी पकड़े जाते हैं। लेकिन 90% से ज्यादा मामलों में ऐसा सामने आता है कि लोग चुपचाप रिश्वत दे देते हैं या रिश्वत का शिकार हो जाते हैं। लोग जागरूक नहीं होते हैं, डरा धमका कर उनसे रिश्वत ले ली जाती है। कहीं FIR दर्ज करने के नाम पर ले ली जाती है, कहीं नाम निकालने के नाम पर ले ली जाती है। तो आपको नहीं लगता है कि और ज्यादा सख्ती की जरूरत है और जागरूकता की जरूरत है ताकि लोग भी जागरूक हो सकें? और जब सख्ती होगी, ऐसी घटना इस तरीके की जब कार्रवाइयां होंगी, तो कहीं ना कहीं जो लोगों के अन्य जो भ्रष्टाचारी हैं उनका भी मनोबल गिरेगा। जी एकदम आप सच कह रहे हैं, ये होना चाहिए और जागरूकता की भी आवश्यकता है और सख्ती की भी आवश्यकता है। और इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगी कि जो शिकायत करता है, जो इतनी हिम्मत जुटाता है कि इस तरह की शिकायतों को करता है और ऐसे लोगों को मतलब जनता और शासन के सामने लाता है, तो उन लोगों को भी कुछ प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति अपनी सुरक्षा और अपने कार्य को अटक जाने के डर से इस तरह के कार्य को अंजाम नहीं देता है। जहां तक मैं एक जनरल समाज में प्रचलित बात आपसे कहूंगी कि लोग ज्यादातर सोचते हैं कि चलो दे दबा के भी काम हो रहा है तो करवा ले, क्यों हम चक्कर में पड़े। तो ये जो चक्कर वाला सिस्टम है ना, इसको थोड़ा और सुव्यवस्थित होना चाहिए। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा तो कोई भी इस चीज में शिकायत नहीं करेगा। तो इस तरह की जो भी चीजें हैं, सेल टाइप का ऐसा कुछ होना चाहिए कि जहां जनता इसकी शिकायत कर सके और उन पर त्वरित कार्रवाई हो कि हाँ, अगर इस तरह का कोई अधिकारी किसी पीड़ित को प्रताड़ित कर रहा है या उससे कुछ मांग रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, सीधे से सीधे प्रशासन के संज्ञान में आए, ऐसा कुछ होना चाहिए। ठीक है श्वेता जी, इसके बारे में जानकारी जयप्रकाश सर से करेंगे, लेकिन हमारे साथ ममता शर्मा जी चर्चा में जुड़ चुकी है। ममता शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आलोक त्रिपाठी सर हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। त्रिपाठी सर, आपका भी बहुत स्वागत है चर्चा में। ममता शर्मा जी आपके पास आते हैं। ममता शर्मा जी, अभी आपने हो सकता है वीडियो सोशल मीडिया पर देखा होगा, मिर्जापुर में एक थाना अध्यक्ष है, जो चील थाना अध्यक्ष है, उनको थाने से एंटी करप्शन टीम ने उठाया। उसी थाने में एक जो निरीक्षक है, उनको एंटी करप्शन टीम ने कार्रवाई की। बाराबंकी से कल तस्वीरें सामने आई जहां पर उपाधीक्षक कार्यालय में जो SI महोदय थे उनको एंटी करप्शन ने उठाया, एक होमगार्ड के जवान को भी उठाया। तो लगातार एंटी करप्शन की जो टीमें हैं ऐसी कार्रवाइयां कर रही हैं और भ्रष्टाचारियों पर नकेल जो कसने का प्रयास लगातार हो रहा है। लेकिन ये घटनाएं जो हैं, एक दो छिटपुट घटनाएं, ये पूरे भ्रष्टाचार को खत्म नहीं कर सकती हैं। इसके लिए लगातार कार्रवाइयों की जरूरत आपको नहीं लगती है? ऐसे जो एक दो लोग या 1-2% लोग जो पूरे महकमे को, पूरे विभाग को बदनाम करते हैं, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई जिस तरीके से मिर्जापुर और बाराबंकी में हुई है, जब तक नहीं होगी तो ना तो विभाग साफ सुथरा होगा, विभाग की जो इज्जत और साख है वो बचेगी, और ना ही जो भ्रष्टाचार मुक्त का दावा सरकार करती है वो कंप्लीट हो पाएगा। ममता जी, मुझे अपने चैनल पे बुलाया।
और दूसरी बात, मानक जी, आपने ये आवाज उठाई अपने चैनल के माध्यम से, ये भी, इसके लिए भी आप धन्यवाद के पात्र हैं। बाकी लोगों को तो ये छोटी मोटी चीजें लगती हैं, क्योंकि वो उनको ये चीज तो चलाना है भी नहीं और उन पर कोई मतलब भी नहीं है। सीतापुर जिले में रामपुर मथुरा थाना एक पड़ता है, उसमें वहां गांव पे रामपुर मथुरा में 7 साल की बच्ची को 2 पार्ट में काट दिया गया और इसके बावजूद उनके घर वाले उसकी 100 को भी नहीं मिल पाया। उनके घर वाले बराबर कंटिन्यू थाना प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं। एफआईआर लिखने के बावजूद कैदी तक अभी नहीं मिले हैं और लोग वहां तक सुन बैठे हैं। क्यों, मैं यहीं पे ये बात मान सकती हूँ मानक जी, शायद वो परिवार जो है सबल नहीं है, इस योग्य नहीं है कि उनके पास पैसा नहीं हो या मजबूती, जिस वजह से प्रशासन ने उनकी 7 साल की बच्ची को 2 पार्ट में मिलने के बावजूद डिनाई की। एक रामपुर मथुरा में एक नहीं 2 कांड ऐसे हो गए, जो एक बच्ची को 100 जो है मतलब पेड़ से लटका दिया गया, एक बच्ची को काट कर, और कुत्ते मतलब पार्ट को लेके घूम रहे थे तो गांव के लोगों ने उसको किया। ये हर जगह के नियम है। कोई भी थाना उठा के देख लीजिए, पहले पुलिस के नाम पे जनता डरती थी, अब पुलिस के नाम पे लोग जो है उसको समझ दलाली का एक अड्डा बना दिए हैं, जो किसी को ना भय रह गया है ना डर रह गया है। अभी एक बहन कह रही थी कि एक सेल बननी चाहिए कि कानून पे अगर कोई बात आए तो उस कानून पे मतलब शिकायत करने के लिए सेल, वो सेल बनाने के बाद में उन्हीं लोगों के द्वारा वो संचालित सेल किया जाएगा। तो ये जो करप्शन वाले हैं पकड़ में कहां से आ जाएंगे? आप बताइए कहां से पकड़ आए? पूरी अभी एक और आएगा प्रशासन, बट वाराणसी लंका थाने का है, जहां पे प्रशासन को बुरी तरीके से बच्चों को मार रहा है। और पूछा गया सिर्फ इतना कि क्या है, स्टूडेंट को मारा जा रहा है, बहुत इतनी तरीके से। अब शासन प्रशासन हर तरीके से इस तरीके से लूज बैठा हुआ है, ना तो शिकायत दर्ज होती है, अगर दर्ज हो जाती है तो उनकी सुनवाई नहीं होती। आपके ही चैनल के माध्यम से कानपुर की उस बेटी, दुबे जी की बेटी को ढूंढने के लिए, आकांक्षा के लिए हम लोगों ने जोरदार आवाज उठाई। आज का माध्यम ये निकला है, तक उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला है मानक जी। जी देखिए ममता जी तमाम ऐसी घटनाएं होती हैं। हम सिर्फ पुलिस भ्रष्ट है या भ्रष्टाचार हो रहा है इस पर ही चर्चा नहीं करते हैं, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई भी हो रही है। इस वजह से इस चर्चा को लेकर हम बैठे हैं कि हम सिर्फ भ्रष्टाचार ही नहीं दिखाते हैं, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई भी हो रही है, इसको हम दिखाते हैं। लेकिन यह कार्रवाई नाकाफी है, क्योंकि कार्रवाई व्यापक पैमाने पर होनी चाहिए। 1-2 जनपदों में या जहां पर कार्रवाइयां हो रही हैं वहां तो प्रशासन बधाई का पात्र है या जो एजेंसियां बधाई के पात्र हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तमाम जिलों से ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जहां पुलिस विभाग ले लीजिए, तहसील में तमाम ऐसे विभाग हैं जहां छोटे छोटे काम के लिए मोटी रिश्वत ली जाती है और लोगों को या तो जानकारी नहीं या तो लोग डरे सहमे वो कहीं कुछ शिकायत नहीं करते हैं। ममता जी, शिकायत क्या करेंगे? पता है मानक जी, छोटे छोटे तहसील की आपने बात की, लेखपाल आईजात लगवाने के लिए 200, 300, 400, 500 लेता है, तब तक आईजात नहीं लगाता। अभी बच्चों को पुलिस में कुछ लोगों का सिलेक्शन हो गया है, उनको जात सर्टिफिकेट के साथ साथ में आय सर्टिफिकेट चाहिए था, उसके चक्कर में 3 महीने से दौड़ा रहा था। ये हर जगह है करप्शन, इनकी मतलब इस तरीके से हर जगह करप्शन जीरो लेवल पे। ये तो अच्छी बात है कि आप दिखा पा रहे हैं, ये बहुत जीरो लेवल की बात है। किसी भी तहसीली में आप भेज दीजिए, किसी भी कोई भी A to Z तहसीली ले लीजिए, ब्लॉक ले लीजिए, कोई भी थाना लेके जाइए आप, कोई भी अगर आप पैसे से मजबूत नहीं है, आप किसी भी तरीके से पावर से अगर मजबूत नहीं है तो आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, और ठीक है अगर ममता जी, पैसे से मजबूत है, सब चीजों से, तो आपकी बात सुनना और सबको कोई पैसा देंगे, काम ठीक है ममता जी, तो ये इस पे भी ध्यान देना चाहिए कि आम जनता परेशान है मानक जी। ठीक है ममता जी, आपकी बात आ गई। आदरणीय आलोक त्रिपाठी सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदरणीय त्रिपाठी जी, आपके पास आते हैं। त्रिपाठी जी, इसी सरकार में हमने देखा कि एक जो हेड कांस्टेबल है या जो पुलिसकर्मी है वो दारोगा बन जाता है, लेकिन जब उसके ऊपर आरोप लगते हैं तो उसको वापस दारोगा से वापस उसको डिमोशन होते हमने देखा है। इसी सरकार में देखा है, अगर प्रमोशन मिला है तो डिमोशन भी मिला है। ऐसी बाराबंकी में भी कार्रवाई हुई है। एक दारोगा ने अपने ऊपर जो केस चल रहा था उसको छुपाया, वो एसआई बन गया था, सरकार को और विभाग को जानकारी हुई, डिमोशन कर दिया उसका। तो इसी सरकार में देखा ये एंटी करप्शन टीम ने जो कार्रवाई की है, मिर्जापुर में चाहे की हो या बाराबंकी में की हो, इसी सरकार में हुई है। लेकिन ये कार्रवाइयां सर, मेरा मानना है कि ये कार्रवाइयां नाकाफी हैं। ऐसे जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, विभाग को, न सिर्फ विभाग को बदनाम कर रहे हैं, लोगों की जो मानसिकता है
वो पुलिस विभाग के प्रति वो निगेटिव बन रही है, सरकार के प्रति निगेटिव बन रही है। और ऐसी अगर नज़ीर सर नहीं बनेगी, मिर्जापुर जैसी नज़ीर नहीं बनेगी, बाराबंकी जैसी नज़ीर नहीं बनेगी, तो लोगों में जो भ्रष्टाचारी है उनके अंदर डर व्याप्त नहीं होगा। तो कैसे भ्रष्टाचार से रुकेगा? जी मानव जी, देखिए मानव जी, हम लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं, लेकिन ये एक आम चलन हो चुका है कि पैसे दीजिए, काम कराइए। ये किसी पुलिस विभाग का ही नहीं, सभी विभागों में ये लमसम लागू हो गया है। और बहुत लोग काम कराते हैं और चले जाते हैं, शिकायत नहीं करते हैं। ये एक रूटीन प्रक्रिया हो गई है। शिकायत वही करता है जो बहुत तंग आ चुका होता है, थक चुका होता है, अब उसको लगता है कि काम नहीं हो पाएगा, तब उसको लगता है कि अब हमको इसकी शिकायत करनी चाहिए। वरना 90% लोग ले दे करके मामले को निपटा देते हैं। तो ये एक पहला पहलू हुआ। दूसरे पहलू ये हुआ कि ये बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस थाने में वो थाना अध्यक्ष है, उसी थाने में वहां पर उनकी गिरफ्तारी होती है। ये सोचिए, जिस खाकी वर्दी को अपराध रोकने की जिम्मेदारी हो, वो खुद अपराध के काम में लिप्त हो। तो ये बड़ा मतलब मैसेज है। और कहीं ना कहीं ये एंटी करप्शन जो टीम है, ये कह सकते हैं बधाई की पात्र है कि इस तरह की शिकायतें हो रही हैं। और पिछले कुछ महीने में अगर हम देखें तो इस तरह के काफी लोग, जिसमें एक ब्यूरोक्रेट्स भी थे, वो भी गिरफ्तार हुए। और अभी थाना अध्यक्ष गिरफ्तार हो, कई लोग ऐसे हैं जो घूस लेते हुए पकड़े जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये इस तरह का जब मैसेज चलता है तो कहीं ना कहीं भय लगता है इस तरह की जो सुविधा शुल्क या रिश्वत लेते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके रास्ते वो दूसरे निकाल लेते हैं, वो स्वयं ना लेकर के। आप एक छोटा सा उदाहरण देखिए, पहले जो चौराहों पे जो वसूली होती थी वो पुलिस करती थी, अब उसका रास्ता बदल गया है। अब पुलिस नहीं करती, पुलिस ने एक साधारण से व्यक्ति को अपना रखा हुआ है, वो जाकर के सबसे वसूली करता है और ला करके देता है। अगर कोई मामला फंसता है तो उसको पकड़ के जेल में डाल देते हैं। तो हर चीज के रास्ते निकल आते हैं। रही बात हम शिकायत की, तो शिकायत करें या ना करें, एक टीम होती है कि जब हमने सरकार है, हमारे पास प्रशासन है, हमारे पास तंत्र है, हम ये जाने कि कोई भी चीज का एक समय बाउंड निस्तारण होना चाहिए। किसी ने प्रार्थना पत्र दिया है, उसकी एक समय सीमा निश्चित करनी चाहिए। अगर वो समय सीमा के अंदर उसका निस्तारण नहीं हुआ है तो हमको उस अधिकारी की जवाबदेही तय करनी चाहिए और उससे जवाब तलब करना चाहिए कि आखिर क्यों नहीं हुआ है। काफी कुछ सुधार हुआ है, जैसे पासपोर्ट का मामला हो या थाने से कई जांचें होती हैं जिसमें एक समय के अंदर जांचें हो रही हैं। लेकिन चूंकि पूरा तंत्र बिगड़ा हुआ था, उस बिगड़े हुए तंत्र को सुधारने में, चूंकि लोग तो वही है, मानसिकता वही है, सरकारें भले बदल जाए लेकिन लोग तो वही है, लोग नहीं बदले हैं, तो थोड़ा समय लगेगा। लेकिन जिस तरह से चर्चाएं हो रही हैं, जिस तरह से लोग आ रहे हैं खुल के, जिस तरह से गिरफ्तारी हो रही है, जेल जा रहे हैं, कहीं ना कहीं भय का माहौल बन रहा है। और शायद कुछ इस तरह की जब घटनाएं करेंगे तो उनके अंदर भय होगा कि लगेगा कि नहीं, ऐसा तो नहीं कि मैं जो पैसा ले रहा हूं पीछे से एंटी करप्शन टीम आकर के मुझको दबोच ले। तो कुछ चीजें तो पड़ता है, दबाव पड़ता है, लेकिन अभी भी पूरा माहौल चूंकि बदला हुआ है, लोगों को लगता है ये बात, जैसे अभी कहा ममता जी ने या और लोगों ने भी, कि ब्लॉक लेवल से लेकर तहसील लेवल पे हर जगह ये है कि आप छोटी से छोटी रिपोर्ट लगाने जाइए तो उसमें बगैर सुविधा शुल्क दिए आपकी रिपोर्ट नहीं लगती है। 10,000 की जगह वो उसमें एक जीरो बढ़ा देगा। अगर आपने 10,000 में पैसा थोड़ा दे दिया है तो वो 10,000 का 9,000 कर देगा। ये तो आम बात हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि एक इस तरह का जो सरकार के बीच में सरकार ने अभियान भी चलाया था कि हर फाइल का एक समयबद्ध निस्तारण होगा। लेकिन होता क्या है, कोई भी चीज बनती है, नियम बनते हैं, उसके बाद कुछ समय बाद वो नियम भूल जाते हैं। तो ये एक थोड़ा सा समय लगेगा मुझे लगता है। लेकिन जिस तरह से लोगों के अंदर जागरूकता आ रही है, लोग एक्टिव हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस पे खत्म तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ काफी हद तक रोक लगेगी, लोगों में भय होगा और ये जो घूस लेने के या रिश्वत लेने का जो चलन है थोड़ा सा कम होगा। उनको लगेगा कि हाँ, चाहे आप मृत्यु सर्टिफिकेट बनवाने जाइए, जन्म सर्टिफिकेट बनवाने जाइए, आप देखिए हर जगह ये सब चल रहा है, कोई नया कुछ नहीं हो रहा है इसमें, बस थोड़ा सा बदलाव आया है, ऑनलाइन हुआ है तो थोड़ा सा उसमें कहते हैं कि पहले फेल को पास किया जाता था, अब पास को पास किया जाता है, इतना सा अंतर आया हुआ है। तो लेकिन जागरूकता बढ़ी है तो कहीं ना कहीं कुछ अंतर आएगा और लोग जागरूक हुए हैं। जिस तरह से गिरफ्तारियां हो रही हैं, जेल जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जब इस परिवार में जो जेल गया है उस परिवार के लोग तो इस तरह की घटनाओं से दूर रहेंगे और उनको देखने वाले जो टीवी में देख रहे हैं कहीं ना कहीं सजग होंगे और इन सब चीजों से दूर रहेंगे, ईमानदारी की बात करेंगे। थोड़ा समय लगेगा
जो सरकार चल रही है, जो सरकार कर रही है, जो एंटी करप्शन टीम काम कर रही है, बस थोड़ा सा लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। लेकिन चूंकि कहीं ना कहीं लालच होता है कि अगर हमने शिकायत कर दी तो मेरा ही काम नहीं होगा, तो आदमी सोचता है कि मैं अपना काम करा लूं, ठीक है थोड़ा सा पैसा जाएगा। तो अगर वो लालच थोड़ा सा हम कम कर दें और अगर कोई पैसा इस तरह से मांगता है उसकी हम शिकायत कर दें, तो मुझे लगता है कि ये जो लेन देन की प्रक्रिया है ये काफी हद तक कम हो जाएगी। ठीक है सर, हमारे साथ जयप्रकाश सर लगातार जुड़े हुए हैं। जयप्रकाश सर, एक बार फिर से आपके पास आएंगे। सर, जिस खाकी की जिम्मेदारी होती है सर, विवेक के अनुसार कार्रवाई करने की जिम्मेदारी खाकी के ऊपर होती है, लेकिन खाकी उसी विवेक का इस्तेमाल अपने अगर जेब भरने के लिए करने लगेगी तो जनता को न्याय सर कैसे मिलेगा? कोई महिला, तमाम महिला अपराधों में फर्जी केस दर्ज हो जाते हैं, पुलिस बिना जांच पड़ताल किए, क्योंकि ऐसे संवेदनशील मामले होते हैं, दबाव भी होता है कि महिला गई है शिकायत करने तो उसकी शिकायत दर्ज करनी है, लेकिन पुलिस महकमे में जो अधिकारी कर्मचारी बैठे होते हैं सर, उनको अपने विवेक के आधार पर जो भी घटनाएं होती हैं उसमें उनको जांच करनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे मामले सामने आते हैं कि पुलिस मामला दर्ज कर देती है बिना जांच पड़ताल के, निर्दोष व्यक्ति फंस जाता है, फिर उससे पैसे ऐंठे जाते हैं। बहुत सारे मामले में अगर 2 व्यक्ति दोषी होते हैं उसमें 10 लोगों के नाम दर्ज कर दिए जाते हैं, फिर उसमें नाम निकालने के नाम पर लाखों रुपए ऐंठे जाते हैं। तमाम सर ऐसी घटनाएं, भ्रष्टाचार के तमाम रास्ते हैं जो अपनाए जाते हैं। तो कैसे सर इस पर अंकुश लगेगा? टीम की बात कही जाती है कि एक जागरूकता कैसे हो, उसके लिए एक टीम बनाई जानी चाहिए, उसके लिए एक एजेंसी होनी चाहिए। एजेंसियां सर तो तमाम हैं, लेकिन लोगों में डर की वजह से उन एजेंसियों की शरण में नहीं जाते, हमारा काम न बिगड़ जाए। देखिए मानस जी, जो आपने प्रश्न उठाया वो उस प्रश्न का सीधा सीधा 2 शब्दों में उत्तर है। जितना ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी और जवाबदेही होगी, ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही से चीजें पाक साफ दिखती हैं और उसी से साफ काम होता है। ये जो अभी इशू आपके सामने है कि पुलिस के पास लोग क्यों पैसा देने आते हैं, सपोज करिए किसी को फर्जी केस में फंसा दिया गया है, तो या तो पुलिस सही इन्वेस्टिगेट करके वो यदि वो निर्दोष है तो उसे निर्दोषता का प्रमाण पत्र दे कि भाई आपके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है, आप निश्चिंत होकर घर रहिए। बिल्कुल। दूसरा तरीका यह है कि ये पुलिस उसके साथ न्याय नहीं करती है तो कम से कम उस पीड़ित को यह विश्वास हो कि उसे अदालत से जल्दी न्याय मिल जाएगा। यदि किसी एक आदमी के खिलाफ झूठे मामले में चार्जशीट चली जाती है तो मानस जी आप जानते हैं कि वो मुकदमा कम से कम 10 साल चलता है। बिल्कुल। वो व्यक्ति 10 साल तक उस मुकदमे की पैरवी करता रहता है, वो फिर टूट जाता है। इसलिए लोग चाहते हैं कि पुलिस के पास होने पौने किसी भी तरह से वो मामला उसका हल हो जाए और जो अदालतों को तक उसे चक्कर न काटना पड़े, इसलिए वो आदमी पुलिस से संपर्क करता है कि किसी तरह से उसका काम हो जाए। इसके लिए बेसिक सी चीज है कि जितना ज्यादा जो जिले में बैठे हुए लोग हैं या सुपरवाइजरी अफसर हैं, वो जितना ज्यादा ट्रांसपेरेंट होंगे, उनके पास लोग आसानी से पहुंच के अपनी बात कह लें और ऐसे मामलों के इन्वेस्टिगेशन के जो सुपरवाइजरी अफसर हैं वो सुनिश्चित करें कि कोई निर्दोष आदमी जेल नहीं जाए। तो वो न्याय जो लोगों को 10 साल तक अदालतों का चक्कर काटना पड़ता है तो पुलिस थाने से और इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों से मिलने लगेगा। और दूसरी चीज, एक जो श्वेता जी ने बहुत अच्छी बात कही थी, जो लोग ऐसी एजेंसियों को शिकायत करके घुसखोरों को पकड़वाते हैं उनको सुरक्षा दी जाए। सुरक्षा का सीधा संबंध है, जैसे सपोज करिए उसके मामले की निष्पक्ष विवेचना हो करके उसको न्याय मिल जाए, वो भी एक सुरक्षा है। कि कम से कम पुलिस ऐसा ना हो कि उसे नाराज होकर के उसके मामले में और उल्टी कार्रवाई कर दे, तो वो दोनों तरफ से जाता है। तो जितना ज्यादा हम शिकायतकर्ता को संरक्षित करेंगे उतना लोगों में, ऐसे भ्रष्टाचारियों में डर बनेगा। और दूसरी चीज कि हमें पारदर्शिता लानी है, जो सुपरवाइजरी अफसर है उनको और पारदर्शी होना है और इतना वो पब्लिक के लिए अवेलेबल हो कि लोग जाएं, अपनी बात कहें और वो सुनिश्चित करें कि लोगों का काम ईमानदारी पूर्वक हो जाए। मानस जी। बिल्कुल सर, कई जनपदों से ऐसी खबरें सामने आई है, महिला ने आरोप लगाया, बुजुर्ग को जेल में डाल दिया है, बुजुर्ग अब अपने आप को वो साबित करे कि वो निर्दोष है, वो अपने आप को अब साबित करे कि वो निर्दोष है, वो उसको जेल में डाल दिया है। तमाम जगह सर ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। अज्ञात और सर आदि शब्द बड़े मायने रखता है पुलिस विभाग में। अगर दो लोग मुलजिम हैं, उसमें इत्यादि, आदि और अज्ञात
फिर इसमें मनचाहे ढंग से पुलिसकर्मी जो होते हैं, विवेचक जो होते हैं, उसमें लोगों के नाम शामिल करते हैं, फिर उनसे पैसा वसूली करते हैं। सर इसके लिए इसमें रोक कैसे लगेगी सर? देखिए मानव जी, कहीं भी दबाव नहीं पुलिस पे है कि वो झूठे मामले में चार्जशीट लगा दे। उसकी जिम्मेदारी है, एक एफआईआर आती है और उस एफआईआर में जो आरोप लगाए गए हैं उस आरोप के अगेंस्ट एविडेंस कलेक्ट करे और एविडेंस ऐसे हों जो अदालत में साबित किए जा सके। और यदि हम कम एविडेंस पे या झूठे एविडेंस पे अदालत में चार्जशीट भेजते हैं तो आप जानते हैं कि हमारी अदालतों में कन्विक्शन रेट मुश्किल से 2 से 3% है। उसका कारण है कि पुलिस या तो पर्याप्त एविडेंस कलेक्ट नहीं करती या वो झूठे एविडेंस के आधार पे चार्जशीट लगा देती है। ये गलत है। पुलिस को मेहनत करके पर्याप्त एविडेंस कलेक्ट करना चाहिए। जो दोषी है केवल उसी खिलाफ चार्जशीट लगानी चाहिए, निर्दोष के खिलाफ नहीं। यदि निर्दोष के खिलाफ पुलिस चार्जशीट लगाना बंद कर दे तो तमाम ऐसे मामले स्वतः खत्म हो जाएंगे। लोग झूठा मुकदमा लिखाना बंद करें। और प्रोविजन है, मैं उसमें सीआरपीसी में, आईपीसी में प्रोविजन है, कोई झूठा मुकदमा लिखाता है तो उसके खिलाफ इस्तगासे की व्यवस्था है। ऐसे हर जिले में 4, 6, 10 केस यदि हम इस्तगासे के रूप में उन्हें दंडित करा करके उसका प्रचारित करें तो लोग निश्चित रूप से झूठे मुकदमे लिखाने से बचेंगे, झूठी नामजदगी से बचेंगे। लेकिन सबका मोटो, सरकार का, समाज का, पुलिस का, सबका मोटो है जो पीड़ित है उसको न्याय मिले। तो जो अपराध होते हैं उसमें पुलिस को मेहनत करके सही चार्जशीट भेजनी चाहिए, दोषी व्यक्ति को जेल भेजना चाहिए, जल्दी से जल्दी उसे सजा करानी चाहिए। इससे पुलिस के प्रति विश्वास पनपेगा और लोगों में पुलिस के काम के प्रति जो आदर भाव है वो भी पैदा होगा। लेकिन जहां इस तरह की घटनाएं आती हैं इससे समाज में एक असुरक्षा की भावना अलग से पैदा होती है कि जिसको समाज ने जिम्मेदारी दी है ऐसे काम करने की, वो खुद ही जनता को लूटने पे लगा है। तो एक तरह से एक निराशा की भावना पैदा होती है सोसाइटी। निश्चित रूप से आपने सही कहा कि अगर न्याय नहीं मिलेगा तो जो निर्दोष लोग हैं उनमें निराशा पनपेगी। सरकार के प्रति निराशा, पुलिस के प्रति निराशा और एजेंसियों के प्रति निराशा पनपेगी और लोगों का विश्वास उठेगा। अब जयप्रकाश सर, आपका चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। आगे समय इजाजत नहीं देता है। आलोक त्रिपाठी सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। ममता शर्मा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। श्वेता दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ी। श्वेता जी, आपका भी बहुत शुक्रिया और हमारे दोनों संवाददाताओं का भी बहुत शुक्रिया। तो पुलिस को कहीं ना कहीं अपनी जो जिम्मेदारी है, खाकी की गरिमा को भी बचाना है, अपनी जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन सही से करना है और विवेक के अनुसार जो घटनाएं होती हैं, जो मामले होते हैं, उसमें विवेक के अनुसार सही क्या है, गलत क्या है, उसका बारीकी से जांच कर तब निर्णय लेना चाहिए ताकि कोई निर्दोष सजा के दायरे में ना आ जाए और जो दोषी हैं वो उनको भरपूर सजा मिल सके और एक नजीर बन सके कि जो दोषी है उसको जरूर सजा मिलेगी। तो ये नजीर पुलिस को जरूर बनाना चाहिए और अपराध के मामले में पुलिस को डबल स्टैंडर्ड नहीं अपनाना चाहिए। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।